एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हमको कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं वो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बताने हैं। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है इसमें दे रखा है 6, 12 पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है और 6 पर लगा रखा है स्मॉल ब्रैकेट। 6 पर स्मॉल ब्रैकेट है और 12 पर स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जो कैपिटल ब्रैकेट है जिसको हम बिग ब्रैकेट भी बोल देते हैं। तो ये दे रखा है, उन्होंने बोला इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले देख लीजिए कि इसको नॉर्मली कैसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, हम ये कहेंगे कि a इज इक्वल टू x such that x is greater than 6 and less than equal to 12 semicolon x belonging to capital R semicolon x belonging to capital R। क्योंकि जब भी कभी ये हमारा जो कि इंटरवल वाला जो पोर्शन जो हम यूज़ करते हैं ना, जैसे हमने क्या यूज़ करा है यहाँ पर मैंने इधर तो लगाया है स्मॉल ब्रैकेट और इधर लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं या तो सेमी ओपन इंटरवल बोल देते हैं या सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोल देते हैं। दोबारा बताता हूँ, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो आप ये समझिए कि इसको ऐसे लिखा जाएगा x such that x is greater than 6 and less than equal to 12 where x belonging to capital R। कैपिटल R क्या है यहाँ पर, कैपिटल R इज रियल नंबर। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ये सबको समझ में आ गया, बताइए क्लियर है। ठीक, इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही करने हैं, चाहे पार्ट फर्स्ट हो, सेकंड हो, फोर्थ हो। मैंने सिर्फ इसका थर्ड पार्ट बताया है। ऐसे ही इसका जो 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, जैसे फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब ये जो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स है, तो ये पूछ रहे हैं कि आप इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट प्रपोज करिए। आप एक यूनिवर्सल सेट प्रपोज करिए कि इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट देखिएगा क्या होगा, हम ये कहेंगे कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो राइट ट्राइंगल्स का अगर पूरा का पूरा एक फैमिली मान ली जाए राइट ट्राइंगल्स की, तो वो पूरी की पूरी फैमिली आई कहाँ से है, हम ये कहेंगे ट्राइंगल्स में से निकल कर आए। ट्राइंगल्स की टाइप भी तो होती है, राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम ये कहेंगे कि और द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स for the set of right triangles, universal set could be, for the set of right triangles, universal set could be u is equal to, आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं और इसके अंदर लिखते हैं बल्कि कर्ली ब्रैकेट ना लगाओ, वैसे स्टेटमेंट के तौर पर लिखो जैसे इन्होंने लिखा है, उसी तरह से आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। ये लिख दीजिए द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्यों हम ये कहते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही बहुत सारे सेट्स जो हैं, छोटे छोटे सेट्स निकलते हैं। कैसे, जैसे हमने बोल दिया द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स जो हैं उन्हीं की तो टाइप्स हैं राइट ट्राइंगल। हम ये कहेंगे ट्राइंगल कितने तरीके के हो गए,
ट्राइंगल हो गया आपका राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक टाइप हो गई राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल की दूसरी टाइप हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीसरी टाइप हो गई इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए इस सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स अगर मैंने बोल दिया तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का मतलब ये है कि हमारा जो पेरेंट सेट है, जिसको पेरेंट सेट बोल देते हैं या मदर सेट बोल देते हैं, वो जो पेरेंट सेट है वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो ऑल ट्राइंगल्स की ही की सारी टाइप्स हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दिया द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो मैं कहूँगा कि इसका यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। कि ट्राइंगल्स के सेट में से ही तो ये निकले राइट ट्राइंगल्स। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स अगेन वो भी ट्राइंगल्स की टाइप ही तो है। समझ में आ गया सभी को? बताइए सभी को क्लियर है ये वाला? ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी सेट दे रखा है सेट ए बी एंड सी। Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? तो A दे रखा है हमको, ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। तो एक सेट दे रखा है A क्या दे रखा है? 135। ठीक है, दूसरा सेट दे रखा है B दे रखा है 246। और तीसरा सेट है सी दे रखा है 02468। ये दे रखा है। और इसके नीचे इन्होंने बहुत सारे सेट दे रखे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि इनमें यूनिवर्सल सेट कौन सा है, बताते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकंड जो सेट दे रखा है वो देखिएगा, सेकंड सेट है 5। जो थर्ड सेट है वो बताइए। थर्ड सेट है 0 से लेकर 10 तक। जो फोर्थ सेट है वो 1 से लेकर 8 तक। से लेकर 8 तक। अब आप ये देखिएगा, इसमें ये दे रखा है कि एक तो हमारे पास सेट है 135, एक सेट है 246 और एक सेट है 02468। तो आप ये देखिए ये सारे एलिमेंट्स इसमें हमको ये चेक करना है कि ये जो सेट्स दे रखे हैं, ये सारे एलिमेंट्स इनमें से कौन सा सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, वो मुझे चेक करना है। तो आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 0 1 2 3 4 5 6 कहूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 सब कुछ है, लेकिन 8 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक है लेकिन 0 नहीं है। तो 0 से लेकर 10 तक ये जो थर्ड सेट है ना, ये थर्ड सेट इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये तीनों सेट जो हैं इस थर्ड सेट में से निकल कर आए हैं। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, इसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक में वेन डायग्राम करना है और ऑपरेशन ऑन सेट्स देखना है, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन सबको देखना है। तो देखिएगा, ये बस आराम मिटा रहा हूँ इधर से। आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वेन डायग्राम्स। मुझे ये बता दीजिए आरडी कितने बच्चों ने ले ली है? हाँ, आरडी अगर नहीं ली है तो भी ले लीजिए आप। और जो अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे हैं, आसमा और शायरी, आपको आरडी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एमएल में से बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस करने हैं। और बाकी जो बच्चे हैं जो नॉर्मल मैथ्स वाले हैं,
उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आर डी शर्मा ले लें, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, अब तक तो सारे आसान वाले टॉपिक्स थे, अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम के आगे से धीरे धीरे टॉपिक टफ आने शुरू हो जाएंगे। तो तब उन टॉपिक्स के लिए फिर एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं रहेगी, क्योंकि अब तक जो हमने करा है इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें कोई डिफ़िकल्ट टाइप आने का कोई सवाल नहीं उठता। हमने सबसेट देखा, उससे पहले हमने ये देखा कि एम्प्टी सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बेसिकली सेट की दोनों फॉर्म्स क्या होती हैं, रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो ये सारी चीज़ें अब तक हमने देखी। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बेसिक है। अब इसके बाद जो आगे हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हमको इंटेंस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एनसीईआरटी से हमारा वो जो है फुलफिलमेंट नहीं होने वाला। तो जो अप्लाइड मैथ्स वाले हैं उनके पास है, जो रिफ्रेशर बुक है उनके पास ML अग्रवाल है, ठीक है। और जो नॉर्मल मैथ्स वाले बच्चे हैं वो आर डी शर्मा ले लें, नई हो या पुरानी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट ईयर वाली मत लेना बस। जो लास्ट ईयर वाली है ना 2021 वाला जो एडिशन है वो मत लेना, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड हो गया था पूरा सिलेबस, जैसा आप लोगों ने 10th में भी फेस करा है। तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हमको इस बार मल्टीपल चॉइस पर ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि एनुअल सिस्टम है और एनुअल सिस्टम में सारा का सारा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही चलेगा जैसे पहले चला करता था। तो लेटेस्ट एडिशन हो, मतलब 2021 के बाद का, अगर 2022 का एडिशन हो तो लेना, या फिर 21 से पहले का 2020 का हो, 2019 का हो, 18 का हो, वो कोई भी चलेगा। पुरानी बड़े भाई बहन की किसी की भी हो, पुरानी आप जो एडिशन है वो यूज़ कर सकते हैं, चलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट आप टॉपिक लिखिएगा वेन डायग्राम्स। हाँ जी बोलिए। हाँ बेटा आवाज़ नहीं आई मेरे को, दोबारा बताओ तो प्लीज़। अच्छा, प्रॉपर सेट्स, प्रॉपर और इम्प्रॉपर पूछ रहे हैं? ठीक है, प्रॉपर सेट्स और इम्प्रॉपर सेट्स जो हैं ये हमारे वो वाले सेट है, जैसे मान लीजिए हमने किसी सेट की ऐसी बात करी जिसमें जितने भी नंबर्स हैं वो या तो रियल हैं, जिसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो या तो रियल हैं या इंटीजर हैं और या फिर रैशनल नंबर है, इनमें से कुछ है। एक्चुअली अगर मैंने रियल नंबर बोल दिया तो सारा का सारा वो सेट जो है वो प्रॉपर सेट कहलाएगा। रियल नंबर के अलावा वाला जो पोर्शन है वो हमने अभी करा नहीं है। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पोर्शन है, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, यानी कि अगर रियल नंबर नहीं आता है तो वो इम्प्रॉपर सेट कहलाएगा, नहीं तो वो प्रॉपर कहलाएगा, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स है ना कि कौन कौन सी टाइप्स के सेट्स हैं, उनमें आपसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम जितना भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जितने भी सेट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम इम्प्रॉपर वाले पढ़ेंगे ही नहीं, हमको पढ़ने ही सारे प्रॉपर वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सेट्स वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। वेन डायग्राम्स, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम ना नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं और नंबर्स को लिख कैसे रहे हैं, हम कॉमा 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 लगा कर जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम मेंशन कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए नंबर्स को मेंशन करने के लिए कोई दूसरा तरीका हम अपनाएं, क्या कि हमने नंबर्स को ऐसे लिखा, एक बॉक्स बना लिया बड़ा सा, और यहाँ पर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल बना लिया, दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और सर्कल बना लिया। सर्कल थोड़ा बहुत एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से ओवरलैपिंग नहीं है ये सेट्स, ये थोड़ा सा पोर्शन है इसमें जो आपस में टकरा रहा है, ठीक है। ये हमने देखा। अब आप ये देखिए कि ये वाला यहाँ पर आप लिख दें U, ठीक, यहाँ पर ये जो पहला वाला सर्कल है इसके बराबर में लिख दें A, ये जो दूसरा सर्कल है इसके बराबर में लिख दें D, और जैसे ये A वाला पोर्शन है यहाँ आप मेंशन कर दीजिए ऐसे 1 2 3 4, इधर मेंशन कर दो 5 6, जो बीच वाला कॉमन पोर्शन है इधर मेंशन कर दीजिए 5 6, और जो इधर वाला पोर्शन है इधर मेंशन कर दीजिए 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमको नेक्स्ट क्या करना है इसमें, नेक्स्ट इसमें देख लीजिएगा
कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमने सर्कल बनाए हैं और सर्कल के अंदर हमने नंबर्स लिख दिए, तो नंबर्स का मतलब क्या होता है, सेट्स की भाषा में नंबर्स जो हैं उनको हम बोल देते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, मैं ये कहूँगा कि ए क्या है यहाँ पर, सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। अगर रोस्टर फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो ए के अंदर हो गया 1 2 3 4 और ये 5 6 भी तो ए के अंदर ही है। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अगर देखा जाए कि बी सेट के अंदर, यानी कि बी वाला जो सर्कल है इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये मैं बोलूँगा 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये जो सेट ए और सेट बी है, इसके बाहर भी आप कुछ लिख दो, ऐसे लिख दो यहाँ पर 11, यहाँ लिख दो 12, यहाँ लिख दो 13, ऐसे लिख दिया, क्योंकि मैं शुरुआत में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। तो अब आप ये देखिएगा कि हम ये देखते हैं कि जब भी कभी कोई दो सेट होते हैं ना, जब भी कभी कोई दो सेट होते हैं, उन दो सेट्स में अगर कोई भी चीज़ कॉमन आ रही होती है, अगर कोई भी चीज़ कॉमन आ रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये बोला जाता है। आप ये देखिएगा कि ये वाला जो सेट है सेट ए, और ये वाला जो सेट है सेट बी। सेट ए और सेट बी में दो एलिमेंट्स मुझे कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 5 और 6। दो एलिमेंट्स कॉमन हैं, 5 और 6। तो ये जो 5 और 6 है, ये क्या हो गया, ये सेट ए और सेट बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हो गए। मैं इसको क्या लिखूँगा, इसको लिखने का तरीका होता है, आप यहाँ पर लिखिए बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यहाँ लिखिएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इसमें आप देखिएगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन any number of sets, the common elements between any number of sets is called intersection of those sets, तो कितने भी सेट्स हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ, एनी नंबर का मतलब भाई 2 सेट हो, 4 सेट हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, इनफाइनाइट हो, कितने भी सेट हो, उनमें अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है, तो उन कॉमन एलिमेंट्स को लेकर अगर मैं कोई सेट बनाऊँ तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको बेटा लिखा कैसे जाता है ये देख लीजिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ दो सेट ले रहे हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी, समझ रहे हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो उसका मतलब क्या है, ये इन दोनों के बीच का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से ए और जैसे ये यू होता है, इस यू का उल्टा बना दो, ऐसे कर दो, ऐसे, ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 5,6, कॉमन एलिमेंट्स 5,6, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। समझ में आ गया सभी को, इंटरसेक्शन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, वंश, वत्सल, शायोनी बता दीजिए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए उसके बाद अगला आप टॉपिक इसी में लिखेंगे, वेन डायग्राम से ही हम समझेंगे इस चीज़ को भी। आप नेक्स्ट लिखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में आप लिखेंगे the set formed by the set formed by the set formed by the union the set formed by the union of all the elements
of any number of sets is called the set formed by the union of all the elements of any number of sets is called union of those sets। हाँ जी, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2, 4, 5, 10, 50 कितने भी अगर मेरे को सेट दे रखे हैं, तो उन सेट्स में अगर एक सेट ए है, सेट बी है, फॉर एग्जांपल अभी बिल्कुल शुरुआत में 2 सेट्स की बात करते हैं, तो दोनों सेट को टोटली कंबाइन कर दीजिए और ये बताइए कि उनमें टोटली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सिर्फ उन 2 सेट्स को कंबाइन करना है और कोई नहीं करना। तो मैंने कहा कि ये एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो दूसरा सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनका कॉम्बिनेशन कर देना है, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड कर देने हैं। तो हम ये कहेंगे भाई सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने इंक्लूड कर दिए, तो इसमें 5 और 6 जो है वो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो क्या करना है, जो 2 बार जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स, उनको 2 बार नहीं लिखना है, उनको एक ही बार मेंशन करना है बस। हम वैसे भी जानते हैं कि किसी भी एक सेट के अंदर हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, उसको हम रिपीट नहीं करते। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, हमने ए और बी को दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला वाला सर्कल है ए का, ये जो दूसरा वाला सर्कल है बी का, इसके सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, तो वो यूनियन हो जाएगा। यूनियन मतलब जॉइनिंग, यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन मतलब कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट्स। तो यूनियन का सिंबल ये होता है बेटा, ये ऐसे यू बना दीजिए बस बीच में। तो हमने ये कहा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, स्टार्टिंग फ्रॉम ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले ए के सारे एलिमेंट लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर देखिए कि बी और ए में कोई 2 एलिमेंट्स कॉमन तो नहीं आ रहे, कोई 2, 3 या 4 कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन तो नहीं आ रहे। तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी, बी में ये 5 और 6 कॉमन आ रहे हैं, तो इनको हम एक बार तो लिख ही चुके हैं, तो अब ये दोबारा नहीं लिख रहे हैं, अब लिखेंगे 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, समझ गए? ये हुआ हमारे पास इंटरसेक्शन, ये हुआ हमारे पास यूनियन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। The set formed by excluding, the set formed by excluding का मतलब होता है not taking या फिर removing। ठीक है, the set formed by excluding all the elements, the set formed by excluding all the elements of a given set from the universal set, from the universal set is called complement of a set। is called complement of a set। ठीक है, तो ये complement of a set का मतलब क्या होता है? आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो पूरा एक रेक्टेंगल दे रखा है, इस रेक्टेंगल में यहाँ पर कोने में मैंने यू लिखा हुआ है। यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस रेक्टेंगल के अंदर मेरे को 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं, एक ए और एक बी। तो वो जो ए और बी है उनका जो यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल है। इसका मतलब क्या है, ये जो ए और बी सेट्स हैं इनको हमने 2 सर्कल से रिप्रेजेंट करा है। ये सर्कल्स जो है रेक्टेंगल के बाहर नहीं निकल सकते, ये रेक्टेंगल के अंदर ही रहेंगे। तो ये मतलब ए और बी का यूनिवर्स, मतलब ए और बी की दुनिया, वो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है। तो इस यूनिवर्सल सेट को जरा आप बताइए क्या होगा। यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सारे एलिमेंट्स लिख दो जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
13। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे को दिखाई दे गए, सारे के सारे वो एलिमेंट्स दिखाई दे गए जो पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर है। तो इस पूरे यूनिवर्स में क्या क्या नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, फिर 11 12 और 13। तो 13 तक सारे के सारे इसमें नंबर हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमसे ये पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या है, वो देखिएगा। अगर हमसे पूछा जाए जैसे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे उल्टा यू बनाकर, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं छोटा सा डैश लगाकर, छोटा सा डैश। कैसे? अगर मान लीजिए मुझसे पूछा जाए ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, यानी कि ए डैश बताओ, तो बेटा ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से द सेट फॉर्म बाई एक्सक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट्स गायब कर दो, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 गायब कर दो, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 7 8 9 10 11 12 और 13। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक इसी तरह से अगर मुझसे पूछा जाए भाई बी कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ये जो पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये जो यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट्स गायब कर दो। तो बी के एलिमेंट्स क्या देखिएगा, बी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 10, तो 5 6 7 8 9 10 इनको गायब कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गायब, 11 12 13। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। ए डैश बी डैश दोनों क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है? ठीक है जी। इसके बाद आप अगला देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले मैंने क्या निकाला था? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखा और एक स्मॉल ब्रैकेट बना दिया और इसके ऊपर डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को गायब कर दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 6। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से केवल 5 और 6 ये दो एलिमेंट्स हटा दो, बाकी सारा लिख दीजिए एज इट इज। ये हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6 गायब, 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक, ये हुआ हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अगर पूछा जाए कि नहीं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताइए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी गायब कर दो। ठीक, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा 11 12 और 13 बचेगा केवल, बस 11 12 और 13। मेरे को बता दीजिए सभी बच्चे, वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। कौस्तव क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है। वत्सल बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है। आसमा, शायनी, पावनी, अक्षत? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. चलिए यस सर। ठीक है जी। इसमें एक ऑपरेशन और बचा है, वो और नोट करिएगा, लिखिएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। हाँ जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स जो है इसमें क्या है? इसमें ये होता है कि हम किसी एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। नंबर में से नंबर सब्ट्रैक्ट करना सुना है, ये सेट में से सेट कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, इसका तरीका क्या है देखते हैं। इसमें आप ये लिखेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ से मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ से a set B from a set A, comma, just remove
common elements, all the common elements from all the common elements between A and B from A. ठीक है, डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियर वैसे समझ में आएगा। मैंने ये कहा फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सेट बी फ्रॉम सेट ए, अगर मैं सेट ए में से सेट बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, हटा देना चाहता हूँ, गायब कर देना चाहता हूँ, तो ए में से बी को गायब कर देना चाहता हूँ। तो आप ये बताइए, ये जो ए सेट है ये तो पूरा का पूरा ये है, इसमें बी का कुछ इंटरवेंशन कुछ नज़र आ रहा है, बी का कुछ इसमें दखल नज़र आ रहा है? हमने कहा हाँ जी, ये चीज़ है 5 और 6, ये 5 और 6 जो एलिमेंट्स हैं, इस ये जो एलिमेंट्स हैं ये बी के पास भी हैं और ये ए के पास भी हैं। तो हम ये कह रहे हैं ए माइनस बी, इसका मतलब ए में से अगर बी में, मतलब ए में से हमको वो एलिमेंट्स गायब कर देने हैं जो ए और बी के बीच में कॉमन आ रहे हैं। मतलब ए माइनस बी का मतलब ये है, मेरे को चाहिए एक्सक्लूसिवली ए। एक्सक्लूसिवली ए का मतलब सिर्फ और सिर्फ ए, उसमें किसी का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि बेटा सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए मुझे, सिर्फ इतना, ये और ये, समझ रहे हैं? सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, एक्सक्लूसिव ए चाहिए मेरे को, एक्सक्लूसिवली ए, उसमें किसी दूसरे या तीसरे सेट का दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4, इसी तरह से आप मेरे को बता दीजिए बी माइनस ए क्या होगा। बी माइनस ए के अगर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, वो बता दें जरा क्या होगा। सर 7 8 9 10 7 8 9 10, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि आपने बी में से सिर्फ एक्सक्लूसिवली बी के एलिमेंट्स रखे हैं, कुछ भी कॉमन आ रहा है वो सब गायब कर दो। तो 7 8 9 10 ये आपका हो गया बी माइनस ए, ठीक है। तो 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा जितने भी ऑपरेशंस हैं, मेजर ऑपरेशंस हमारे यही हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं सेट्स की, वो भी करते हैं, लेकिन ज़रा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस देखिएगा आप, एनसीईआरटी के पेज नंबर 14 पर आइए, एग्जाम्पल नंबर 12, पेज नंबर 14 एग्जाम्पल नंबर 10। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ उधर से, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, पेज 14 एग्जाम्पल 12। पेज 14 एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 12 है, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू, इसमें दे रखा है लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 and b is equal to 6 8 10 12। Six, 8, 10, 12, full stop. Find A union B. Find A union B, ठीक है। A union B बताना है, तो A union B का मतलब क्या है, A और B पूरा का पूरा एक कॉमन यूनियन कर दो, उनका पूरा टोटल यूनियन, सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए A और B के, और जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हो उनको रिपीट मत करना बस। तो पहले A लिख लो, 2 4 6 8 लिख लीजिए। 2 लिखने का तरीका ये है कि 2 4 6 8, पहले मैंने A के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, उसके बाद देखो A और B में कॉमन क्या है, एक तो 6 है, इस पर छोटा सा क्रॉस लगा दो, एक 8 है, इस पर छोटा सा क्रॉस लगा दो, बाकी नहीं है। तो 10 और 12 अलग है, तो ये हो गया 10 और 12।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं वो दोबारा नहीं लिखने, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए ए और बी के। ठीक है, तो इसमें ए भी आ रहा है देखिए 2 4 6 8, और इसमें बी भी आ रहा है देखिए 6 8 10 12। ठीक, ये हो गया ए यूनियन बी। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं क्वेश्चन कराते हुए आगे बढ़ जाऊँ, कहीं भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो मुझे बीच में रोक देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 में है लेट ए इज इक्वल टू लेट कैपिटल A इज इक्वल टू A E I O U, A E I O U, and capital B is equal to A I U, A I U. Show that A union B that A यूनियन B इज इक्वल टू A। आपको ये शो करना है कि A यूनियन B A के ही इक्वल है। कैसे करेंगे, पहले यूनियन निकाल लो इनका दोनों का, A यूनियन B। A यूनियन B निकालने का तरीका, पहले A के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, A E I O U। अब देखिए एक तो A कॉमन आ रहा है, A और B में A कॉमन है तो दूसरी बार तो उसको लिखेंगे नहीं, फिर I भी कॉमन आ रहा है तो इसको भी दूसरी बार नहीं लिखेंगे, और U भी कॉमन आ रहा है तो इसको भी दूसरी बार नहीं लिखेंगे। तो ये अपने आप में हमारा A यूनियन B हो गया, क्योंकि इसमें A के भी सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए और इसके अंदर B के भी सारे एलिमेंट्स, मतलब A I U ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो A यूनियन B हमारा क्या हो गया, A E I O U, एंड A E I O U इज नथिंग बट सेट A। तो A यूनियन B इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू A। इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं कि हम दिखाएं ऐसे कि ये प्रूव हो गया, खुद को समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया सभी बच्चों को, बोलिए सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल 14 में क्या है, एक सेट दे रखा है लेट x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू राम, गीता और अकबर। ये दे रखा है बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, हु आर इन अ स्कूल हॉकी टीम। ठीक है, तो ये जो तीनों स्टूडेंट्स हैं, ये जो x सेट है इसमें क्या है, हॉकी प्लेयर्स हैं सारे के सारे। ये वो बच्चे हैं हॉकी प्लेयर्स ऑफ क्लास 11। ये क्लास 11 के वो बच्चे हैं जो हॉकी खेलते हैं। ठीक, कैपिटल X सेट ये दे रखा है हॉकी प्लेयर्स का। उसके बाद एक दूसरा सेट है कैपिटल Y, इसमें है गीता, डेविड, गीता, डेविड और अशोक। इन्होंने बोला that y is equal to गीता, डेविड, अशोक be the set of students from class 11 who are in the school football team। तो ये स्कूल की फुटबॉल टीम में है। तो ये क्या हो गए, फुटबॉल टीम ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो क्लास 11 के फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, फुटबॉल टीम, फुटबॉल प्लेयर्स बोलिए उनकी, फुटबॉल टीम में ये हैं, तो ये तीनों के तीनों फुटबॉल प्लेयर्स होंगे। इसके बाद देखिएगा ये बोल रहे हैं फाइंड x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट। फाइंड x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट।
एक्स यूनियन वाई आप बता देंगे, इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखिएगा। इसमें एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या है कि इसमें एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, टोटल यूनियन आ जाना चाहिए। तो पहले देखो रामगीता अकबर, रामगीता अकबर हो गया। उसके बाद आप ये देखिएगा कि वाई सेट और एक्स में कॉमन क्या है, तो गीता कॉमन है, गीता को काट दो, और डेविड और अशोक ही अलग है, तो रामगीता अकबर। उसके बाद देखें डेविड और फिर देखें अशोक, रामगीता अकबर, डेविड और अशोक। तो ये तो हमारा एक्स यूनियन वाई हो गया। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इंटरप्रेट करिए इस सेट को इंटरप्रेट करिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि आप इस सेट से क्या समझते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक्स यूनियन वाई सिग्निफाइज दैट all the members of this set are either hockey players of class 11 or are either hockey players of class 11th or football players of class 11th। कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो या तो हॉकी खेलते हैं, या तो हॉकी प्लेयर है, या फिर फुटबॉल प्लेयर है। तो इसका ये सिग्निफिकेशन है एक्स यूनियन वाई का। तो जब भी कभी हमसे ये पूछा जाता है ना, जब भी कभी हमसे ये पूछा जाता है कि यूनियन का मतलब क्या है, कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है, तो आप एक चीज़ सीधे सीधे दिमाग में ये याद रखिए कि अगर कहीं पर भी यूनियन आता है तो यूनियन का मतलब और होता है। तो आप यहाँ पर लिख लो, यूनियन का मतलब है और, OR, ठीक है। यूनियन का मतलब और है, और का मतलब क्या होगा, आप ये देखिए ना कि इसमें मैंने ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिए। अब जब ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिए तो आंख बंद करके इसमें से मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, ठीक। मेरे सामने ये एक्स और वाई सेट नहीं रखे हुए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक्स सेट के अंदर फुटबॉल सारे के सारे हॉकी प्लेयर्स थे, और वाई सेट के अंदर सारे के सारे फुटबॉल प्लेयर्स थे, लेकिन मुझे उनके जो मेंबर्स हैं उनके नाम नहीं पता, ठीक है। बस इतना पता है कि एक्स के अंदर हॉकी प्लेयर थे, वाई के अंदर फुटबॉल प्लेयर थे। अब एक्स यूनियन वाई बना दिया गया, तो एक्स यूनियन वाई से मुझे ये समझ में आ गया कि इसमें एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आँख बंद करके किसी एक मेंबर को निकाल लूँ उसमें से, तो वो हॉकी, या तो हॉकी का प्लेयर मिलेगा मेरे को, या फिर फुटबॉल का प्लेयर मिलेगा। या का मतलब क्या हो गया, आइदर इज़ यूज्ड विद और, ठीक है, कि आइदर हॉकी प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर। अगर कोई कहे कि क्या एक्स यूनियन वाई में आपको कोई क्रिकेट प्लेयर मिलेगा, तो आप कहेंगे नो वे, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर या तो फुटबॉल प्लेयर पड़ा हुआ है इस सेट के अंदर, यूनियन के अंदर, या फिर हॉकी प्लेयर पड़ा हुआ है। समझ गए? ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो यूनियन अगर कहीं पर भी होगा, यूनियन का मतलब हमेशा आपको याद रखना है आइदर और, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 देखिएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 15 देखेंगे। एग्जाम्पल 15 में इन्होंने बोला कंसिडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12
एंड फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, एक्स इंटरसेक्शन वाई, सॉरी एक्स ए इंटरसेक्शन बी है एग्जाम्पल 15 में। तो वो बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल 12 के आप सेट्स उठाइए, सेट ए और सेट बी, और आप उसका इंटरसेक्शन बनाइए, क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है भाई, ए और बी में यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा था एग्जाम्पल 12 में, 6 और 8। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6,8, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 में वो बोल रहे हैं कंसीडर द सेट्स x एंड y ऑफ एग्जाम्पल 14, फाइंड x इंटरसेक्शन y, फाइंड x इंटरसेक्शन y। तो अब आपको क्या करना है, 14 में x इंटरसेक्शन y, तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई गीता एक अकेली लड़की ऐसी है जो हॉकी भी खेलना जानती है एंड फुटबॉल भी खेलना जानती है। तो लिखिएगा x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू गीता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप इंटरप्रेट करिए, तो इसका इंटरप्रिटेशन सीधा सीधा ये है, हो सकता है इसमें यहाँ तो सिर्फ एक ही मेंबर है ना गीता, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके अंदर एक मेंबर है, 2 मेंबर हैं या क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये 2 सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि वो पहले सेट में भी लाई कर रहा है, दूसरे सेट में भी लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे x intersection y signifies that its members are hockey as well as football players ऑफ क्लास 11। तो हमें ये जानते थे हम कि x में क्या है, हॉकी प्लेयर्स हैं सारे के सारे क्लास 11 के, y के अंदर क्या है, क्लास 11 के सारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं। तो x इंटरसेक्शन y के अंदर क्या होगा, x इंटरसेक्शन y के अंदर होगा जो हॉकी भी खेलना जानता है और फुटबॉल भी खेलना जानता है, उसका हर एक मेंबर वो हॉकी प्लेयर भी होगा और फुटबॉल प्लेयर भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर यूनियन में क्या था कि आइदर हॉकी और फुटबॉल, तो हमने रैंडमली ऐसे उठा लिया कि चलो भाई अशोक को उठा लेते हैं। अशोक को हमने उठाकर बाहर निकाला और फिर चेक करा, अरे इसको तो सिर्फ फुटबॉल खेलना आता है, ठीक है। तो हो गया ना आइदर हॉकी और फुटबॉल, तो ठीक है फुटबॉल वाला मिल गया मेरे को, ठीक है। फिर मैंने कहा कि नहीं राम को निकाल लेते हैं, राम को बाहर निकाल, देखा कि अच्छा हॉकी प्लेयर है, इसको सिर्फ हॉकी आता है। तो जो हम एलिमेंट्स इसमें से निकालेंगे वो आइदर हॉकी प्लेयर होगा और फुटबॉल प्लेयर होगा। और इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में ये होगा कि अगर मैं निकालूंगा किसी भी एलिमेंट को तो वो हॉकी भी खेलना जानता होगा और फुटबॉल भी खेलना जानता होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरसेक्शन अगर कहीं पर दिखाई देता है, बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ठीक है। एंड का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पूछे कौन सा फ्रूट खाना है, बनाना और एप्पल, ठीक है। तो और पूछ रहे हैं बनाना और एप्पल, तो और का मतलब तो ये हो गया यार ये भी खा सकता हूँ ये भी खा सकता हूँ। अगर कोई कहे कि नहीं कौन सा एप्पल खाना है, आप कहोगे बनाना एंड एप्पल, इसका मतलब मुझे बनाना भी खाना है मुझे एप्पल भी खाना है। तो वो एंड जहाँ पर आएगा समझ जाना, क्योंकि मैं ये इस चीज़ पर स्ट्रेस इतना क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे ना इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें ये समझ कर चलना है कि और का इस्तेमाल कहीं पर भी अगर होगा तो मैं यूनियन यूज़ करूँगा, और अगर एंड का इस्तेमाल कहीं पर भी होगा तो फिर मैं इंटरसेक्शन यूज़ करूँगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये और एंड का कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, अपने नोट्स में लिख लो इसको। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 जो है 17 में है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सेट a हो गया, एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7। b इज इक्वल टू 2 3 5 7। तो बोल रहे हैं तो a इंटरसेक्शन b निकालिए, फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b जरा देख लो कुछ कॉमन आ रहा है। हम ये कहेंगे कि हाँ 2 इसमें मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, 5 भी मैच कर रहा है और 7 भी मैच कर रहा है।
तो ये क्या हो गया 2 3 5 7, ये मैच कर रहे हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं मैच कर रहे हैं, ठीक है। और ये सीधा सीधा बी के इक्वल है। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये सीधा सीधा प्रूव हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वगैरह ये कुछ दे रखे हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, चलिए करवाऊंगा इसको भी। चलिए पहले नोट करिए एग्जाम्पल नंबर 18, 17 के बाद एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में है that a is equal to 1 2 3 4 5 6। One, 2, 3, 4, 5, 6, and b is equal to 2, 4, 6, 8. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, b is equal to 2, 4, 6, 8. Find a minus b. A minus b. A minus b में क्या हो गया? a माइनस बी मतलब मैंने a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब मुझे a में कोई भी b का एलिमेंट नहीं चाहिए। तो जरा देखना a और b में 2 कॉमन है क्या? हम कहेंगे यस कॉमन है। 2 को गायब कर देना है यहाँ से, a में से 2 को गायब कर देना है, तो इसको हटा देना है यहाँ से a में से। 4 है, यस 4 है, तो यहाँ 4 को गायब कर देना। 6 है तो हाँ जी 6 भी है। और 8 नहीं है, कोई बात नहीं, जो कॉमन है उनको हटा देना है। a में से बी वाला अगर कोई भी एलिमेंट नज़र आ जाए ए में, वो हटा दो, तो भाई क्या हो जाएगा 1 3 5। ए माइनस बी पूछा था इन्होंने, और ये पूछ रहे हैं कि बी माइनस ए भी बताओ जरा। तो बी माइनस ए का मतलब क्या है? जो भी कॉमन एलिमेंट्स है ना ए में भी और बी में भी, उन सब पर मैंने क्रॉस लगा रखा है, उन सब पर क्रॉस लगा रखा है। तो आप ये देखिएगा कि जब b को चेक करो तो b में कॉमन, b और a में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 4 6। तो b में से वो कॉमन एलिमेंट्स गायब कर दो जो a में भी आ रहे हैं। तो ये 2 4 6 a में भी आ रहे हैं, तो क्या बचेगा? केवल 8। a माइनस बी और b माइनस ए का डिफरेंस क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल 19, वो भी बिल्कुल इसके जैसे ही है, वो करिएगा। आपको करना है आज होमवर्क में, नोट करें, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। टू और 3 छोड़िए अभी जरा, या फिर 2 सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 करो, 2 करो, 4 भी करो। वन 2 4 5 ये करने हैं क्वेश्चंस। 1 2 4 5 आगे के मैं कर दूँगा।